स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। राम सेतु को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जल्द। याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग रखी गई है सामने। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर 15 साल पहले ही लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट की रोक। भारत की युवा आबादी के ग्राफ को दिखाने वाली सरकारी रिपोर्ट जारी। 2021 से 2036 के बीच उम्रदराजों की आबादी तेजी से बढ़ने के संकेत। 2036 में केरल जैसे राज्यों में उम्रदराज आबादी युवाओं से ज्यादा होने के आसार। और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते दमखम से जानकार परेशान। म्यांमार के रास्ते हिंद महासागर में घुसने की चीन की कोशिशें तेज। मेकोंग नदी के सहारे भी कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए विकास पर पैसा बहा रहा है चीन। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना। आप इस बुलेटिन की खबरों को यदि PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, अमृत उपाध्याय 007। इस पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। आइए खबरों की शुरुआत करें। राम सेतु पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आने वाली 26 तारीख को सुनवाई शुरू करेगा। याचिका में मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट केंद्र को आदेश दे कि वह राम सेतु को नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट घोषित करे। राम सेतु को हम एडम्स ब्रिज के तौर पर भी जानते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है जब केंद्र ने इस बात को मान लिया है कि राम सेतु एग्जिस्ट करता है तो उसे हेरिटेज घोषित करने में देरी नहीं होनी चाहिए। एडम्स ब्रिज लाइमस्टोन शोल्स यानी चूना पत्थर की एक पूरी चेन है जो पंबन आइलैंड को श्रीलंका द्वीप के उत्तर पश्चिमी सिरे से जोड़ती है। पंबन आइलैंड को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं जो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर मौजूद है। एडम्स ब्रिज की यह चेन दरअसल पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी को अलग करती है। जियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि एक समय में यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच लैंड रूट का काम करता था। कुछ जगहों को छोड़ दें तो यह पूरा ब्रिज उथले सागर में है। साक्ष्य ये भी बताते हैं 15वीं सदी में आए एक साइक्लोन के पहले तक यह ब्रिज पूरी तरह से सी लेवल से ऊपर था, लिहाजा इस ब्रिज के आर पार नेविगेशन नहीं किया जा सकता। इसका सीधा मतलब है अगर किसी जहाज को मन्नार की खाड़ी से पाक स्ट्रेट जाना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। यही वजह है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच नेविगेशन के लिए हमें श्रीलंका से घूम कर जाना पड़ता है जो टाइम टेकिंग और कॉस्टली होता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए ही UPA गवर्नमेंट ने 2005 में सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट शुरू किया था। 2007 में यह मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ऑनरेबल कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। यहाँ ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि इस प्रोजेक्ट को पहली बार UPA गवर्नमेंट में नहीं बल्कि एक ब्रिटिशर एड टेलर ने 1860 में रखा था। उन्होंने मन्नार और पाक के बीच नेविगेशन के लिए एक नहर बनाने की सलाह दी थी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में भारत के जनांकिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड पर भी आंकड़े सामने रखे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जब इसमें धीरे धीरे गिरावट शुरू होगी। इसके साथ ही 2021 से 2036 के बीच उम्रदराज लोगों की आबादी में तेजी से इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी भी देश की उस इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ इशारा करता है जिसमें बड़ी भागीदारी उसकी वर्किंग एज ग्रुप की रहती है। भारत में 15 से 64 साल की उम्र के लोगों को वर्किंग एज ग्रुप में रखा जाता है। अप्रैल में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से ऐसी ही एक रिपोर्ट जारी हुई थी। इसमें बताया गया था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के दम पर भारत की GDP 2030 तक $9 ट्रिलियन जबकि 2047 तक $40 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। इस रिपोर्ट में 2020 से 2030 के दौरान भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़कर 100 मिलियन होने की बात भी कही गई थी। अब मंत्रालय की इस रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में 2021 तक जो युवा तादाद बढ़ी वह अब कम होना शुरू होगी। केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में 2036 में
युवा आबादी के मुकाबले उम्रदराज आबादी के ज़्यादा होने तक की बात कही गई है। आपको बता दें कि यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के भी आंकड़े शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2021 में भारत में 15 से 29 साल तक की आबादी 27% के आसपास थी, लेकिन 2031 तक यह गिरकर 24%, जबकि 2036 तक महज 22.7% ही रहेगी। इसके साथ ही 15 साल तक की उम्र वाली आबादी में तेजी से गिरावट आने के संकेत रिपोर्ट में शामिल हैं। म्यांमार और दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चीन अपने पैर तेजी से पसार रहा है। चीन अलग अलग देशों में विकास के काम कर रहा है। इससे जियोपॉलिटिक्स मामलों में जुड़े जानकार बता रहे हैं कि कहीं चीन हिंद महासागर तक अपनी मजबूत पहुंच न बना ले। चीन खासकर म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड बेल्ट पर ज्यादा फोकस्ड है। लाओस में रेलवे प्रोजेक्ट के अलावा चीन म्यांमार के शान स्टेट के पूर्वी इलाके में खुद की कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साउथ ईस्ट एशिया के हालिया दौरे के बाद और तेज हुए हैं। हम जानते हैं कि चीन की सीधी पहुंच हिंद महासागर तक नहीं है, इसलिए वह अलग अलग रूट और नदियों के सहारे एक्सेस करना चाहता है। चीन शान स्टेट के तेचुलेइक जिले में मेकांग नदी पर वांगपोंग नाम के स्ट्रेटजिक पोर्ट को डेवलप कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन मेकांग नदी पर अपनी पकड़ मजबूत करेगा। ये पोर्ट लाओस के साथ ट्रेड में अहम रोल निभा सकता है, साथ ही ग्रेटर मेकांग सब रीजन के दूसरे देशों में कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। मोटे तौर पर समझें तो यह पोर्ट ऐसी जगह है जो चीन के लिए चारों तरफ के रास्ते खोलता है, जिसमें इंडियन ओशियन भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट के अलावा भी चीन म्यांमार में कृषि, जल संसाधन, डिजिटल इकोनॉमी, एरोस्पेस, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कर रहा है। इसी साल अप्रैल में चीन ने एक लैंड सी ट्रेड कॉरिडोर भी लॉन्च किया था, जो उसे म्यांमार के जरिए इंडियन ओशन तक सीधा एक्सेस देता है। यह कॉरिडोर 4 मेकांग देशों चीन, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार से गुजरता है। इस प्रोजेक्ट में चीन का चोंगकिंग शहर, लाओस का वियंतियाने, थाईलैंड का बैंकॉक और म्यांमार का यंगून शहर शामिल हैं। चोंगकिंग शहर से आप कुछ दूर वेस्ट में जाएंगे तो एक शहर है चेंगडू। चीन ने इस शहर को भी हिंद महासागर से जोड़ने के लिए पिछले साल सी रोड रेल लिंक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत सिंगापुर से सी रूट के जरिए माल पहले म्यांमार के यंगून पोर्ट पहुंचेगा, जो बाद में सड़क मार्ग के जरिए चीन म्यांमार बॉर्डर पर मौजूद लिंकांग शहर तक जाएगा। इस शहर से रेल के जरिए यही माल कमर्शियल सिटी चेंगडू तक जाएगा। जाहिर है इस प्रोजेक्ट से अंडमान सागर में चीन की दखलंदाजी बढ़ जाएगी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सर्जन्स ने हाल ही में 2 लोगों के शरीर में सूअरों के हार्ट्स को ट्रांसप्लांट करने में कामयाबी हासिल की है। इस ट्रांसप्लांटेशन के बाद 3 दिनों तक एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि क्या यह ऑपरेशन सफल रहा है। सर्जन्स को अभी तक इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं समझ आई है। दरअसल इसी साल जनवरी में पहली बार एक मरीज के शरीर में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। शुरुआती स्तर पर यह ऑपरेशन सफल नजर आया, लेकिन 2 महीने बाद उस मरीज की मौत हो गई थी। पिग हार्ट ट्रांसप्लांट के पहले प्रयोग के असफल होने की वजहें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं। हालांकि कुछ जानकारों का मानना था कि उस व्यक्ति की मौत शायद पिग वायरस से हुई हो। मौत के समय उस व्यक्ति के ब्लड में पोर्सिन साइटोमेगालोवायरस डिटेक्ट किया गया था। यही वजह है कि इस बार पिग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन से पहले ही पिग वायरस के न होने की जांच कर ली गई थी। पिग के शरीर में 4 जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिनसे रिजेक्शन कम हो जाता है और ऑर्गन की एबनॉर्मल ग्रोथ भी नहीं होती। इसके साथ ही 6 जेनेटिक मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जो इंसानों और पिग के शरीर में मौजूद इनकम्पैटिबिलिटीज को रोकने में मदद करते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस तरह इंसानों के शरीर में किसी जानवर के ऑर्गन को प्लांट करने की प्रोसेस को ज़ेनोट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इसमें नॉन ह्यूमन एनिमल सोर्स से लिव सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन को इंसानों में ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट या फिर इन्फ्यूज किया जाता है। इस प्रोसेस के तहत हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पहली बार 1980 के दशक में किया गया था। लेकिन एक सवाल ये है कि ज़ेनो ट्रांसप्लांटेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पिग ऑर्गन्स का क्यों होता है, फिर चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो या फिर स्किन। इस पर वैज्ञानिक कहते हैं कि पिग और इंसानों के एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स काफ़ी मैच करते हैं। इससे रिजेक्शन कम होने की आशंका होती है। रिजेक्शन को और कम करने के लिए सर्जन्स अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात,
दूसरे जानवरों के मुकाबले पिग्स को आसानी से पाला जा सकता है और फार्म्स में इनकी ब्रीडिंग बड़े स्तर पर होती है। चलिए अब देखते हैं आज के बुलेटिन से जुड़े सवालों को। क्या है सवाल? पहला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतमाला परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज सेतु समुद्रम जहाज नहर परियोजना, उपर्युक्त में कौन पश्चिम और पूर्वी तट के बीच माल के आवागमन के लिए सुगमता प्रदान करेंगे? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी? दूसरा सवाल है, किसी देश द्वारा अपनी कार्यशील जनसंख्या से अधिकतम आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? उस वर्ग को सब्सिडाइज्ड आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराई जाए। दूसरा ऑप्शन है, उस वर्ग विशेष के लिए न्यूनतम कर दर यानी मिनिमम टैक्स रेट सुनिश्चित की जाए। तीसरा है, न्यूनतम गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाए। और चौथा, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल और न्यूनतम लागत वाली शिक्षा सुनिश्चित की जाए। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए ठीक से। नमस्कार। Good afternoon, sir. My name is Priya Gupta and I'm in the evening batch of Study IQ classes. I really like the online class as polity is going on in the class right now and sir has provided PPT which is very beneficial to make notes, and if I ever have a doubt then my mentor Om Trivedi sir solve it through call or message, and I am very blessed to have educator and mentor like them. And one thing which I want to add is that there should be ranking in the test. So thank you, sir. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।